दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है लोरेंज कर्व, लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र अपकिरण को मापने की रेखागणितीय विधि है। इस वक्र का प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्रकार डॉक्टर मैक्सो लोरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। उनके नाम पर ही इसे लोरेंज वक्र का नाम दिया गया। आजकल इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, गरीबी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। निर्धनता मापन की विभिन्न प्रकार की समितियां भारत में गठित की गई हैं। इसमें तत्कालीन योजना आयोग ने सितंबर 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की, जिसने प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग को आधार मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार माना है। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन श्री B.S. मिन्हास ने किया और उन्होंने 1956-57 तथा 1967-68 के बीच गांवों के निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए। लोरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को नापा जाता है। अब सबसे पहले बात करें कि लोरेंज वक्र है क्या। लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिंदु रेखीय माप है। लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना पास होगा, श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी, वितरण में उतनी ही कम असमानताएं पाई जाएंगी। इसके विपरीत लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा से जितनी अधिक दूर होगा, श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा पर पड़ता है तो श्रेणी में अपकिरण बिल्कुल नहीं पाया जाता, और दो लोरेंज वक्रों में से जो वक्र समान वितरण रेखा के पास होगा उस श्रेणी में दूसरे श्रेणी की अपेक्षा कम अपकिरण माना जाएगा। इसे एक साधारण से उदाहरण द्वारा इस तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी देश में n% जनसंख्या की राष्ट्रीय आय n% है, तो उस देश में आय का वितरण बिल्कुल एक समान होगा, अर्थात 1% जनसंख्या की आय 1%, 2% जनसंख्या की आय 2% और 10% जनसंख्या की आय 10% होगी। हम जनसंख्या को सम्मिलित प्रतिशत को x वक्र पर तथा कुल आय में उस प्रतिनिधि भाग को y पर रखते हैं। ऐसे ग्राफ पर समान बंटन की रेखा 45 डिग्री की अंकित होगी, अर्थात यह रेखा 0% को 100% से मिलाएगी। एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि निम्न तालिका में गांव में जोतों का जो बंटन दिया गया है, जोतों के आकार और बंटन में असमानता दर्शाने के लिए एक लोरेंज वक्र हमें बनाना है। तो देखिए, हमने जो यहाँ पे है, देखिए जोतों का जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 3 हेक्टेयर, 3 से 5 हेक्टेयर, और जोतों की संख्या लाखों में लिखी हुई है। जोतों का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। देखिए, जोतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, क्षेत्र हेक्टेयर में, फिर 3 से 5 के बाद में 5 से 10, 10 से 20 और 20 से अधिक, और जोतों की संख्या लिखी है, फिर जोतों का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और इसके आधार पर इनका योग हमने निर्धारित किया है। इसके आधार पर हम इसको लोरेंज वक्र की सहायता से जब लोरेंज वक्र बनाते हैं तो क्षेत्र के अनुसार जोतों को प्रदर्शित करने वाले लोरेंज वक्र के लिए दूसरे तथा तीसरे स्तंभों में कुल योग के प्रतिशत मानों को दिया जाता है। ये प्रतिशत मान निम्न सारणी में दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक स्तंभ में उनके संचयी मान भी निकाले गए हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली गई है। जोतों की संख्या की विभिन्न प्रतिशत संचयी बारंबारता को x पर तथा उनके क्षेत्र की प्रतिशत संचयी बारंबारता को y अक्ष पर अंकित किया जाता है। इस क्रमागत बिंदुओं को मिलाने से लोरेंज वक्र प्राप्त होता है, जो निम्न प्रकार से हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये जो है क्षेत्र की संचयी प्रतिशत है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे देखिए जोतों का संचयी प्रतिशत है,
और ये समान वितरण रेखा है, और ये जो है वास्तविक वितरण रेखा है, जो ये हमें बताती है कि कितना अपकिरण इसमें पाया जाता है। लोरेंज वक्र का मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना आसानी से की जा सकती है। इस विधि द्वारा संख्यात्मक माप संभव नहीं है। अब इसके गुण दोषों की यदि बात करें, सबसे पहले मेरिट्स की बात करें, गुणों की बात करें, लोरेंज वक्र आकर्षक वक्र होता है। उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी रूप से और तुरंत पड़ता है। चित्र देखने से ही अपकिरण की मात्रा का ज्ञान हो जाता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों की अपकिरण की मात्रा की तुलना बड़ी आसानी से की जा सकती है, और लोरेंज वक्र के द्वारा संपत्ति, आय, मजदूरी, लाभ आदि का अध्ययन किया जा सकता है। डीमेरिट्स की यदि हम बात करें तो लोरेंज वक्र से अपकिरण का कोई संख्यात्मक माप नहीं होता, और इससे निर्माण की गणना जो क्रिया है वो काफ़ी कठिन हो जाती है। अब क्या है, असमानता के कारणों की बात करें तो एलपीजी सुधारों ने मुख्य रूप से उनकी आय में वृद्धि की है, जो पहले से ही समृद्ध थे। ये एक इम्पोर्टेंट बात है भारतीय संदर्भ में, कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो सुधार हुए, उसमें समृद्ध लोग और अधिक समृद्ध होते गए और आय की विषमता बढ़ती गई। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बढ़ते निजीकरण के कारण सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार लोगों को पारिश्रमिक नहीं मिला और लोग बेरोजगार भी रहे। कृषि सुधार और भूमि सुधार को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, और धन का पुनर्वितरण यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं हो पाया। महिलाओं को प्राय किसान नहीं माना जाता, और न ही उनके पास कोई भूमि है, इसलिए किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अपकिरण का। और भारत में पुश्तैनी अरबपतियों की संख्या अधिक है, और ऐसे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धन का हस्तांतरण और संचयन होता रहता है। रोजगार में कमी का भी आय असमानता पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और राजकीय कोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने की जुगत में प्राय सरकारें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की अनदेखी करती है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे जो है गरीब व्यक्ति तक जो है धन का प्रभाव नहीं हो पाता। ये भी एक असमानता का एक कारण है।